आखिरकार रातों रात ये बहुत सारे जहाज क्यों पहुंच रहे हैं भारत? कहा जा रहा है ये रूसी जहाज है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारत के प्रोजेक्ट 75I को मिली सफलता। इस वक्त भारत को सबमरीन्स की है बेहद जरूरत। क्या भारत को मिल पाया है उसका सच्चा साझेदार? जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। बात तो सही है कि चीन के माल का भरोसा नहीं है, लेकिन चीन ने संख्या में बहुत सारे सबमरीन्स बना लिए हैं। इसकी संख्या है 80 और जहां तक भारत की बात है तो भारत के पास इस वक्त सिर्फ 16 सबमरीन है और भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या हो गई है प्रोजेक्ट 75I। जिस प्रोजेक्ट 75I को बनाने के लिए 6 देश सामने आए थे, लेकिन 6 देश बाद में भाग भी गए। सिर्फ 2 ही देश बचे, कोरिया और स्पेन। अब स्पेन की नई एंट्री हुई है। भारत ने दरअसल पहले जो टाइमलाइन दिया था उस टाइमलाइन में जो दावेदार थे वो पीछे हटते चले गए। अब नए दावेदार के रूप में कोरिया और स्पेन आए हैं, तब जब भारत ने टाइमलाइन को बढ़ाया है कि हाँ आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते। कोरिया और स्पेन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आखिर बाकी लोग क्यों भाग गए? भागने वाले लोग में इटली, फ्रांस और रूस तक शामिल है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था AIP टेक्नोलॉजी। भारत ने ये शर्त रख दी थी कि हमारे जो सबमरीन्स होंगे इनमें AIP टेक्नोलॉजी लगी। तो इन देशों ने कहा ठीक है हम इसको देंगे, लेकिन भारत की शर्त के साथ ये भी जुड़ा हुआ था कि ये टेक्नोलॉजी आप हमें ट्रांसफर भी करोगे। अब यहीं पर बवाल खड़ा हो गया। ये देश सोच रहे थे कि हमने बड़ी मेहनत से इस टेक्नोलॉजी को बनाया है तो हम भारत को क्यों दे देंगे। ऐसे में धीरे धीरे करके ये देश बाहर होते चले गए। रूस ने कहा कि नहीं अभी हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। फ्रांस ने भी बहाने दे दिए। सबने कुछ न कुछ कह दिया। फ्रांस ने ये कहा कि नहीं इस प्रोजेक्ट से तो हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन जब उसकी दोस्ती पर सवाल उठने लगे और सोशल मीडिया वगैरह में बहुत तरह की बातें होने लगी कि यहाँ पर कहाँ चली गई फ्रांस की दोस्त, तब फ्रांस ने कुछ चीजों को क्लियर किया और कहा कि हम अभी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन AIP टेक्नोलॉजी बनाने में भारत को मदद करे। पर इन सब के बीच भारत की तरफ से भी एक घोषणा आ गई और DRDO ने कहा कि हमने अपना AIP टेक्नोलॉजी बना लिया है। अब आप सोचेंगे जब बना लिया है तो यहीं पर इस्तेमाल कर लो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बनाया ही है, उसके बहुत सारे फेज होंगे, लेकिन हाँ जब ये टेक्नोलॉजी रेडी हो चुकी है तो बहुत जल्द इस्तेमाल में भी आएगा। पर उससे पहले हमें चाहिए सबमरीन्स। अब AIP टेक्नोलॉजी है क्या, साधारण भाषा में समझिए। अगर कोई डीजल सबमरीन है तो उसे दिन में एक बार सतह पे आना पड़ेगा और हवा लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। और अगर कोई न्यूक्लियर सबमरीन है तो वो तो महीनों पानी के अंदर रह सकता है, लेकिन किसी सबमरीन में AIP टेक्नोलॉजी लगी हुई है और वो डीजल सबमरीन जैसा ही है तो भी उसे हफ्तों बाद आना पड़े। मतलब न्यूक्लियर और डीजल के बीच में एक सबमरीन की कैटेगरी आप मान सकते हैं जो हफ्तों में आएगी। हाँ, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में ये सतह पे इसे आना पड़े। अब AIP टेक्नोलॉजी वाले सबमरीन के और भी फायदे होते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन महीनों तक पानी के अंदर रह सकते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन महीनों तक पानी के अंदर तो रह सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा आवाज करते हैं। डीजल सबमरीन आवाज नहीं करते हैं, छिपे हुए रह सकते हैं, लेकिन इन्हें हर रोज आना पड़ता है सतह पे। तो AIP वाले इसमें बहुत ही सही है। यही वजह है कि ये टेक्नोलॉजी भारत हर हाल में हासिल करना चाहता है। आखिरकार भारत को ये फायदा मिल ही गया और अब भारत को साथ देने के लिए दक्षिण कोरिया और स्पेन आए हैं। अब देखना है कि भारत दक्षिण कोरिया और स्पेन दोनों में से किसे ये प्रोजेक्ट देता है। दोनों ही देशों को AIP टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है। हालांकि स्पेन ने हाल ही में 2019 में AIP टेक्नोलॉजी वाले कई सबमरीन्स अपनी नेवी में शामिल भी किए हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत के तटों पर रूसी जहाज पहुंच रहे हैं। अब ये अचानक से लिया गया फैसला है जिसकी वजह से भारत के तटों पर दिख रहे हैं ये रूसी जहाज। क्यों दिख रहे हैं? तो देखिए, भारत ने क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का व्यापार शुरू किया रूस के साथ, कोयले का व्यापार शुरू किया रूस के साथ और इन सब में डिस्काउंट मिल रहा था। लेकिन कई कंपनियों ने, भारतीय कंपनियों ने भी रूस के साथ रिश्ता तोड़ लिया था कोकिंग कोल के मामले में। यहाँ तक कि टाटा ने भी ये कह दिया था कि हम रूस पे
लगे हुए हैं प्रतिबंध, तो हम कोकिंग कोल नहीं खरीदेंगे, जो कि स्टील निर्माण के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब बहुत सारी कंपनियां जब ये कोकिंग कोल नहीं खरीद रही है तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि स्टील का उत्पादन हो रहा था कम, उत्पादन कम हो रहा था, विदेशों में भी उत्पादन कम हो रहा था, विदेशों में मांग बढ़ गई। अब भारतीय डोमेस्टिक एक्सपोर्टर को ऐसा लगा कि हम अपने देश में क्यों बेचे, बाहर बेचते हैं तो हमें फायदा ज्यादा होगा। इन्होंने बाहर बेचना शुरू कर दिया। आप अपने घरेलू मार्केट में स्टील की होने लगी कमी, और स्टील की ये कमी महंगाई को बढ़ाने लगी, स्टील के दाम बढ़ने लगे। स्टील के दाम जब बढ़ने लगे तो इनसे बनने वाली चीजें, मोटरसाइकिल, वाहन वगैरह सब में महंगाई का असर दिखने लगा। अब न चाहते हुए भी भारत सरकार को इस मामले में आना पड़ा, और भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, स्टील को एक्सपोर्ट अगर आप करोगे तो हम 12% का टैक्स लगा देंगे, और ये टैक्स बढ़ा दिया गया ताकि बाहर कम एक्सपोर्ट हो, डोमेस्टिक मार्केट में आए। फिर भी बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलने लगा। इसी बीच रूस ने एक ऐसा ऑफर दे दिया जिस ऑफर को देखकर भारत ने सोचा ये बहुत अच्छा ऑफर है, इसे ले लो। हुआ ये कि पर टन 3000 रुपए कम, और भारत को एक बड़ा डिस्काउंट ऑफर कर दिया रूस ने अपने स्टील पर। हुआ ये कि रूस स्टील का एक्सपोर्टर है, भारत कभी एक्सपोर्टर नहीं रहा है। भारत ने अब तक सिर्फ सालाना 0.6% ही एक्सपोर्ट करता है स्टील, लेकिन वो तो मुनाफे की चक्कर में भारतीय एक्सपोर्टर कर रहे थे। रूस जो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और एक्सपोर्टर भी है, उसके यहाँ माल पड़ा रह गया। बहुत सारे देशों ने प्रतिबंधों की वजह से खरीदा ही नहीं। अब ऐसे में रूस ने जब भारत को डिस्काउंटेड प्राइस पे कह दिया कि आप हमारे यहाँ से स्टील उठा लो, भारत के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। भारत के कई कंपनियों ने रूसी कंपनियों के साथ कर ली साझेदारी, और अब वो ये रहा है कि जहाजों में भर भर कर रूसी स्टील भारतीय तटों पर पहुंच रहे हैं और भारत में ये आ रहे हैं, जिससे प्राइस में कंट्रोल करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि ये जो प्राइस में डिस्काउंट है ये घरेलू मार्केट में भी दिख रहा है। अब जो भारतीय एक्सपोर्टर थे जो बाहर बेचते थे, उनके अंदर ये खलबली मची हुई है। वो कह रहे हैं कि ये तो डंप करने लगा है, रूस अपने सस्ते माल को भारत में ठेलने लगा है। अब इससे हमारा क्या होगा? हम जो उत्पादन करते थे वो एक तो आपने 12% का एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा रखा है, ऊपर से हम घरेलू मार्केट में फिर क्या बेचेंगे? ये तो सस्ते स्टील आने लगे। मतलब जब भारतीय मार्केट को जरूरत थी तब आपने बाहर बेचना ज्यादा मुनासिब समझा, और अब जब डंप हो रहे हैं तो आप कह रहे हो कि यहाँ पर डंप बंद कराओ रूस से। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।